हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2013 रियल एनालिसिस पार्ट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। पार्ट सी हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट बी में जो टोटल क्वेश्चन आपके आए थे जून 2013 में, टोटल क्वेश्चन आपके 8 आए थे, ठीक है। और पार्ट सी हम कल की वीडियो में करेंगे। टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर देना। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, देन लेट एफ जी एंड एच बी बाउंडेड फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आपके पास जो एफ जी और एच फंक्शंस गिवन है, क्या है, बाउंडेड फंक्शंस है। कहाँ पे बाउंडेड है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, ठीक है। देन सच दैट कंडीशन दी हुई है इसने, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए बी, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में काउंटर एग्जाम्पल लो तो आपको इस टाइप के फंक्शन लेने हैं जो कि बाउंडेड हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट पी बी दी पार्टीशियन ऑफ ए बी, ठीक है। पी इसने यहाँ पे एक पार्टीशियन बनाया किसका? क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। वी डिनोट बाय यू एफ पी। यहाँ पे देखिए, जो यू एफ पी है ये किसको डिनोट करता है? अपर रिमान सम को। एंड एल एफ पी इज डिनोटेड बाय लोअर रिमान सम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशियन पी। एंड सिमिलरली फॉर जी एंड एच, यहाँ पे जो यू एफ पी और एल एफ पी है ये क्या है? अपर रिमान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशियन पी। ऐसे ही हम जी और एच के लिए भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे यू जी पी इज द अपर रिमान सम ऑफ जी एंड यू एच पी इज द अपर रिमान सम ऑफ एच। सिमिलरली लोअर रिमान सम एल जी पी मतलब लोअर रिमान सम ऑफ जी एंड एल एच पी इज द लोअर रिमान सम ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशियन पी, ओके। देन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ यू एच पी माइनस यू एफ पी इज लेस देन 1 देन यू जी पी माइनस एल जी पी इज लेस देन 1। इसने क्या कहा कि अपर रिमान सम ऑफ एच माइनस अपर रिमान सम ऑफ एफ इज लेस देन 1। अगर ये कंडीशन है देन अपर रिमान सम ऑफ जी माइनस लोअर रिमान सम ऑफ जी इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लेंगे जो कि क्या हो, बाउंडेड हो फंक्शंस और इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करूँ, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एंड जी ऑफ एक्स is equal to 3.1x and h of x is equal to 3.2x। अब अपनी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि f of x is less than equal to g of x is less than equal to h of x। अब मैं जो फंक्शन लिए हैं एफ जी और एक्स इज बाउंडेड ऑन, इसको मैं डिफाइन कर लेती हूँ ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1, ठीक है। तो आपके पास जो ये कंडीशन है सेटिस्फाई होगी कहाँ पे? फॉर ऑल एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0-1, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ जी और एच है, तीनों के तीनों फंक्शन आपके बाउंडेड फंक्शन है। कहाँ पे? क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पे। और अब मैं यहाँ पे पार्टीशन बना लेती हूँ। टेक P इज इक्वल टू, मैंने जो पार्टीशन बनाया वो बिल्कुल मैंने स्मॉल बना लिया है ना, जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मैंने लिए, 0 and 1, ठीक है। तो अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात, यानी कि अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं, यानी कि डेल की बात करूं, तो यहाँ पे जो डेल आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? 1, ठीक है। क्योंकि मैंने पार्टीशन में यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स लिए हैं। तो लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 - 0, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसकी अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो आपके पास क्या आएगी? 1, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि इफ़ यू एच पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन 1 देन यू जी पी
माइनस LGP लेस देन 1। ओके, अब यहाँ पे UHP क्या है, अपर रिमान सम ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। ठीक है, तो जो H ऑफ X है आपके पास क्या है 3.2x, तो यहाँ पे इसकी अपर वैल्यू क्या होगी, इस इंटरवल में ये कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा 1 पर, है ना। तो अगर मैं UHP की बात करूँ तो UHP आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए UHP माइनस LFP। ओके, अब अगर मैं H ऑफ X में इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूँ इस इंटरवल पर, तो आपके पास कहाँ पे आएगी 1 पर आएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3.2 इंटू 1 UHP एंड 1 आपके पास क्या है लेंथ, ठीक है, एंड माइनस LFP। फर्स्ट ऑप्शन में आपका, एक मिनट, UFP है, LFP नहीं, UFP। ओके, UFP क्या आएगा, F ऑफ X में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, F ऑफ X की मैक्सिमम वैल्यू ये भी 1 पर आएगी। देन दिस इज 3 इंटू लेंथ आपके पास क्या है 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 3.2 माइनस 3, तो ये आपके पास आ गया 0.2 एंड विच इज़ लेस देन 1। तो ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई है इतनी तो, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है देन UGP माइनस LGP इज ऑल्सो लेस देन 1। क्या होगा ऐसा, देखिए निकाल के देख लेते हैं। देन UGP माइनस LGP, UGP क्या आएगा यहाँ से, UGP G ऑफ X आपके पास क्या है 3.1 इंटू एक्स, तो UGP क्या आ जाएगा 3.1 इंटू 1 माइनस LGP, लोअर वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3.1 विच इज़ ग्रेटर देन 1, बट हमें तो क्या लेके आना था लेस देन 1, तो यहाँ से तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ये काउंटर एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड आपके पास क्या है, इफ़ LHP माइनस LFP is less than 1, then UGP माइनस LGP इज लेस देन 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं LHP माइनस LFP। ओके, देन लोअर रिमान सम ऑफ H क्या आएगा 0 एंड लोअर रिमान सम ऑफ F ये भी आपके पास क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0 विच इज़ लेस देन 1। देन UGP माइनस LGP, तो यहाँ पे जो अपर रिमान सम होगा, अपर रिमान सम ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू P क्या आएगा यहाँ से 3.1 इंटू 1 एंड माइनस लोअर रिमान सम ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू P इज 0, तो ये आपके पास क्या आ गया 3.1 विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, इफ UHP माइनस LFP is less than 1, then UGP minus LGP is less than 1. Okay, and now we have upper Riemann sum of H with respect to P is greater than equal to upper Riemann sum of G with respect to P, which is equation number 1, ठीक है। Because we have to given that an identity f of x is less than equal to hx is less than equal to gx, है ना। And lower Riemann sum of f with respect to p is less than equal to lower Riemann sum of g with respect to partition p, and this is equation number 2. And now we have to given that upper Riemann sum of h with respect to p minus lower Riemann sum of f with respect to p is less than 1. This implies from equation number 2
UHP is greater than equal to UGP, then UGP minus LFP is less than equal to LGP, then this is LFP is less than 1 from equation 1. And now this implies UGP minus, given that LFP is less than equal to LGP, then this is LGP is also less than 1 from equation number 2. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, UGP माइनस LGP इज लेस देन 1. ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. अब फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज इफ LHP माइनस UFP is less than 1, then UGP minus LGP is also less than 1. And now lower Riemann sum of H with respect to P is, lower Riemann sum of H with respect to P minus upper Riemann sum of F with respect to P is 0 minus 3 into 1, and this is minus 3 which is less than 1. Okay, and upper Riemann sum of G with respect to partition P minus lower Riemann sum of G with respect to partition P is 1 into 3.1 and minus 0 which is 3.1, and this is greater than 1. तो यहाँ से आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया. ओके, तो अब देखिए अपने पास जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ से आपका सही ही था, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट. हमें यहाँ पे 4 सीरीज गिवन है, तो हमें यहाँ पे कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है कि इसमें से कौन सी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज आपके पास क्या है, समेशन n1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n. ठीक है, तो आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस सीरीज की जो nth टर्म होगी तो वो 0 को टेंड करेगी. ठीक है, देखिए रिजल्ट क्या है, इफ सीरीज n1 टू इन्फिनिटी is convergent, then nth term of the series is tend to 0 as n tend to infinity. ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास जो सीरीज है, दिस इज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n. ठीक है, अब यहाँ पे जो nth टर्म है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n. ओके, यहाँ से मैं इसको अगर रैशनलाइज करूँ, देन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपके पास बनेगा n प्लस 1 माइनस n, n से n कैंसिल हो गया. इधर आपके पास जो an आया क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n. ओके, तो जो nth टर्म है आपके पास वो है स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n. अब इसकी लिमिट चेक कीजिए, तो लिमिट आपके पास क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ, देन दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड दिस इज इन्फिनिटी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या था कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो जो उसकी nth टर्म है वो 0 को टेंड करेगी एज n टेंड टू इन्फिनिटी, बट अपनी जो nth टर्म है वो अपनी इन्फिनिटी को टेंड करती है. तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से जो सीरीज an है वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी. ठीक है,
दिस इम्प्लाइज सीरीज ए एन कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। ओके, देन सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सीरीज एन वन टू इन्फिनिटी साइन एन बाई एन स्क्वेयर। देखिए सेकंड में आपके पास है दिस इज एन वन टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एन बाई एन स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं nth टर्म को देखूँ तो nth टर्म यहाँ पे क्या है, ए एन इज इक्वल टू साइन एन बाई एन स्क्वेयर। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ ए एन इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एन अपॉन एन स्क्वेयर। और हमें पता है कि जो साइन थीटा जो है, अगर उसकी रेंज की मैं बात करूँ साइन फंक्शन की, तो वो -1 to 1 होती है। देन मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वेयर। ठीक है, बिकॉज मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स। ठीक है, और अब हमें पता है कि जो ये सीरीज़ है, अगर मैं इसकी बात करूँ इस सीरीज़ की 1 बाई एन स्क्वेयर, ये आपकी कन्वर्जेंट होती है बाई पी टेस्ट, है ना। ये जो सीरीज आपके पास है ये कन्वर्जेंट होती है बाई पी टेस्ट। नाउ देखिए, नाउ दिस सीरीज 1 बाई एन स्क्वेयर इज कन्वर्जेंट, is convergent by p test. This implies by comparison test series an is also convergent. ओके, तो यहाँ से जो सेकंड आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, सीरीज एन वन टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर एन log ऑफ एन। थर्ड ऑप्शन देखिए, सीरीज एन वन टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर एन log ऑफ एन। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे nth टर्म की बात करूँ तो nth टर्म आपके पास है -1 रेज टू द पावर एन एंड log ऑफ एन, and an is tend to infinity as n tend to infinity, and this is which is not equal to 0. Then this implies this series n 1 to infinity -1 raised to the power n log of n cannot be convergent, cannot be convergent. Then third option is also incorrect option. Okay, and now the last option is fourth, summation n1 to infinity log of n by n। यहाँ पे हम कोसी कंडेंसन टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है आपके पास, सीरीज n1 to infinity log of n by n and then Cauchy कंडेंसन टेस्ट। ओके, क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज इफ द सीक्वेंस f of x is decreasing sequence of positive terms then the series n1 to infinity un and the series n1 to infinity 2 raised to the power n u 2 raised to the power n converge or diverge together. Okay, converge or diverge together. अब यहाँ पे देखिए जो f of x है,
यहाँ पे एन में है तो हम एफ ऑफ एन ले लेते हैं, दिस इज एफ ऑफ एन। ओके, तो देखिए जो एफ ऑफ एन है वो आपके पास क्या है, सीक्वेंस एफ ऑफ एन इज log of n upon n. Okay, and by Cauchy condensation test this implies f of 2 raised to the power n is log of 2 raised to the power n and divided by 2 raised to the power n, and this implies series 2 raised to the power n f of 2 raised to the power n is series 2 raised to the power n, and this is log of 2 raised to the power n and divided by 2 raised to the power n। तो ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, एंड दिस इज n log of 2। ओके, एंड दिस सीरीज log of 2 को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ देन दिस इज सीरीज n एंड दिस सीरीज इज डाइवर्ज ऑलवेज। ओके, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड दिस इम्प्लाइज log of n by n is also divergent, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपका आया फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द पावर सीरीज एन जीरो टू इन्फिनिटी 2 + - 1 raised to the power n whole power n upon 3 raised to the power n into x raised to the power n converges। हमें यहाँ पे एक पावर सीरीज दी हुई है और ये फाइंड आउट करना है कि ये किस x के लिए कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0, सेकेंड इज ओनली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड थर्ड इज ओनली फॉर -1 to 1, एंड फोर्थ इज ओनली फॉर -1 to x एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें इसने 1 को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ पे करेगी, अगर मैं 1 पे चेक करूँ, ठीक है, अगर मैं इस सीरीज़ को 1 पे चेक करूँ, देखिए 4 x इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा यहाँ से, सीरीज n जीरो टू इन्फिनिटी 2 + -2 + -1 raised to the power n whole power n upon 3 raised to the power n into 1। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया जो ए एन है, nth टर्म आपके पास यहाँ से क्या बन गई, दिस इम्प्लाइज ए एन इज 2 + -1 raised to the power n and divided by 3 raised to the power n whole power n। ओके, then by Cauchy root test, by Cauchy root test, limit n tend to infinity a n raised to the power 1 by n is limit n tend to infinity a n आपके पास क्या है, 2 + -1 raised to the power n whole power n and divided by 3 raised to the power n and whole power is 1 by n। तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, दिस इज 2 + -1 raised to the power n एंड डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज़ है ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, अब ये n पे डिपेंड कर गई। यहाँ पे देखिए -1 raised to the power n है, तो n इवन होगा तो क्या होगा, n ओड होगा तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये क्या बनेगा, दिस इज 1/3 इफ n इज ओड, ओके, एंड 1 इफ n इज इवन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर n ओड है तो ये 1/3 है और n इवन है तो ये 1 है, देन 4x इज इक्वल टू 1, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज 4x is equal to 1, this series is divergent। ओके, तो यहाँ से
आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। 4 लैक्स इसने बोला है क्योंकि ये 1 के लिए तो डाइवर्जेंट है, एंड फोर्थ ऑप्शन में इसने 1 को इंक्लूड किया है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 पे ये डाइवर्जेंट है, बट फोर्थ ऑप्शन में इसने 1 को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट में इसने ओनली 4x इज इक्वल टू 0 के लिए बोल दिया, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स पे कन्वर्जेंट होगी। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओनली 4 माइनस 1 टू 1। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम द सेट S ऑन टू द सेट T। अगेन रीड, in which of the following cases there is no continuous function from the set S on to the set T। हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे दो सेट है जहाँ पे कंटिन्यूस मैप डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे हमें कंटिन्यूस मैप नहीं मिलेगी इन दोनों सेट के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि F फ्रॉम S टू T। ठीक है, हमें यहाँ पे वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जो कि कंटिन्यूस नहीं है। अब देखिए कौन से सेट होंगे ऐसे जहाँ पर हमें कंटिन्यूस मैप नहीं मिलेगी। आपके पास एक रिजल्ट होता है कंटिन्यूस पे बेस्ड ही, देखिए क्या है। वी नो दैट ए कंटिन्यूस फंक्शन maps a compact set onto compact set। compact set onto compact set। ठीक है, अब देखिए ये ऑन टू इसने अगर बोला है, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन का जो रेंज सेट आएगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये कोडोमेन दी हुई है T, यही आपका क्या है, रेंज सेट है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हम इस थ्योरम को अप्लाई करें, तो हमें क्या देखना है कि इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज ऑल्सो एन कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन में ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक कंटिन्यूस फंक्शन मैप से कॉम्पैक्ट सेट ऑन टू कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे एक ऐसा रेंज सेट मिल जाए जो कि कॉम्पैक्ट ना हो, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा, वहाँ पे अपना ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन को लेके चलूँ, ऐसा आपके पास क्या है, S इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, लेकिन जो S सेट है ये तो आपके पास क्या है, कॉम्पैक्ट। और अगर मैं यहाँ पे रियल में कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होता है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। अब यहाँ पे देखिए जो क्लोज्ड इंटरवल है ये आपके पास क्लोज्ड है और बाउंडेड है, मीन्स S जो सेट है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं F ऑफ S की बात करूँ, यानी कि इमेज ऑफ S सेट की अगर मैं बात करूँ, तो वो आपके पास क्या आएगा, T। और फर्स्ट ऑप्शन में T आपको क्या दिया हुआ है, R, यानी कि जो F ऑफ क्लोज्ड इंटरवल आया वो आपके पास क्या है, R है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो R है ये तो कॉम्पैक्ट नहीं है ना। अब जो ये R आया है ये तो कॉम्पैक्ट नहीं मिला हमें, लेकिन इसने क्या बोला था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है देन मैप से कॉम्पैक्ट सेट ऑन टू कॉम्पैक्ट सेट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो S और T है, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है ना, यानी कि देयर इज नो कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम द सेट S टू द सेट T, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन F फ्रॉम S टू T। ऐसा आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 टू सेट ऑफ रियल नंबर R, है ना, ऑन टू। ओके, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
हमें यहाँ पे नो ही बताना था, ना कि कंटिन्यूस मैप थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और पार्ट बी का अगर ये क्वेश्चन है देन अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ऑन टू की बात की है इसने, ये यहाँ पे इकट्ठा है ऑन टू। ठीक है, अगर फंक्शन आपके पास ऑन टू है मीन्स जो रेंज सेट होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका कोडोमेन के इक्वल, है ना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5th। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन मोड ऑफ एक्स प्लस ए टू मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री मोड ऑफ एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इज फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए नोट ए वन ए टू ए थ्री एंड सेकेंड इज फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए नोट ए वन ए टू ए थ्री and third is only if a1 is 0 and the last one is only if both a1 is 0 and a3 is 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन का ये बताना है कि ये कहाँ किस a1 a2 a3 के लिए डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे, 0 पे। यानी कि एक टाइप से हमें a नोट a1 a2 a3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ पर फंक्शन आपका क्या हो, डिफरेंशिएबल हो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे ये गिवन है और हमें पता है कि जो मोड ऑफ एक्स आपके पास होता है, अगर हम इसको थोड़ा ओपन करें तो आपके पास क्या होता है, एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज़ माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। तो अगर ऐसे ही हम इस फंक्शन को ओपन करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज़ ए नोट प्लस ए वन मोड ऑफ एक्स प्लस ए टू मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री मोड ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस मॉडुलस को यहाँ से ओपन करूँ तो ये आएगा आपके पास ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, एंड ए नोट माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वेयर एंड सॉरी प्लस एंड ए थ्री एक्स क्यूब इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या आएगा यहाँ से, दिस इज ए वन प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब इफ, एक मिनट, डिफ्रेंशिएशन यहाँ से क्या आएगा आपके पास, दिस इज ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस ऑफ ए वन प्लस टू ए टू एक्स माइनस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, और हमें क्या गिवन है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कहाँ पर, 0 पर, है ना। गिवन दैट given f is differentiable at x is equal to 0। अगर फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है देन दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है 0 पर तो इसका क्या मतलब है कि जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। देन दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास क्या है, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं तो इधर से आपके पास क्या बनेगा, a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1, है ना। देन दिस इम्प्लाइज टू a1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अदर टर्म्स मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि 0 पे चेक करना है तो ये तो आपके पास 0 बन जाएंगी, क्या बचेगा सिर्फ a1 एंड माइनस 1। ठीक है, माइनस a1, तो a1 यहाँ से आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो जो फंक्शन है आपके पास वो कब डिफरेंशिएबल होगा, जब a1 आपका क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में चेक कीजिए,
फर्स्ट ऑप्शन है फॉर नो वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड आपके पास है ओनली इफ A1 इज 0, ये बिल्कुल सही है, A1 की वैल्यू आपके पास 0 ही आई है। एंड फोर्थ इज ओनली इफ बोथ A1 0 एंड A3 इज 0, तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट हो गया। ओके, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स of the set 1 by m plus 1 by n such that mn in the set of integer is, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस सेट के। हम इस सेट को नाम दे देते हैं s is 1 by m plus 1 by n such that mn in the set of integer। अब अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें तो बाय डेफिनेशन मान लीजिए s कोई भी सेट है और ए कोई पॉइंट है, देन ए उसका लिमिट पॉइंट कब होगा कि जब हमें ए के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक उसका एक नेबरहुड मिले, ठीक है, जो ए का नेबरहुड होगा, देन ए बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए एंड ए माइनस एप्सिलॉन देन ए प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इंटरसेक्शन विद एस इज नॉन एम्पिटी, है ना, यही होगी। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़, अगर मैं इस एस सेट का फाइंड आउट करूं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, तो देखिए अगर मैं एन को फिक्स कर दूं, ठीक है, और एम को अगर मैं वेरी करवाऊं तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इफ़ एन इज फिक्स, अगर मैंने एन को फिक्स कर दिया, ठीक है, देन जो सेट है आपके पास एस वो क्या बन जाएगा, एन मैंने फिक्स किया है, एम को अगर वेरी करवाऊँ देन 1/1 प्लस 1/n एंड दिस इज 1/2 प्लस 1/n एंड 1/3 प्लस 1/n एंड दिस इज 1/4 प्लस 1/n अप टू सोन। ओके, एज n टेंड टू इन्फिनिटी ये तो आपका 0 बन जाएगा, ठीक है, 1/n। तो आपके पास जो लिमिट पॉइंट का जो सेट आएगा यहाँ से वो क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, एक मिनट, देखिए अगर मैं यहाँ से लिमिट पॉइंट की बात करूँ तो इधर से क्या आएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एस इज सेट बनेगा 1, 1/2, 1/3 अप टू सोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इधर से एक ही एलिमेंट आपको उठा के दिखाऊं कि कैसे लिमिट पॉइंट बना है, देखिए अगर मैं यहाँ से अगर 1/2 को ही चेक करूँ, ठीक है, 1/2 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे एक नेबरहुड ले लिया, दिस इज 1/2 एंड 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक नेबरहुड, दिस इज 1/2 माइनस एप्सिलॉन एंड 1/2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, तो 1/2 आपका इसके अंदर है। ओके, अगर मैं इस ओपन इंटरवल की अगर इंटरसेक्शन लूँ किसके साथ, एस के साथ, ठीक है, तो वो आपके पास हमेशा क्या आएगी, नॉन एम्पिटी आएगी, ये नॉन एम्पिटी है, तो वो आपके पास हमेशा क्या आएगी, नॉन एम्पिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 1/2 को मैंने यहाँ से हटा भी दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1/2 को यहाँ से हटा भी दिया, ठीक है, और आई थिंक है ना इधर डेफिनेशन में शायद ये माइनस करके ही आता है कि ए पॉइंट को हमें यहाँ से माइनस करना होता है ना, क्योंकि इधर आई थिंक ये डेफिनेशन जो है ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद एस, और यहाँ से ये जो ए पॉइंट है ये आपका माइनस करना होता है एंड देन इज नॉन एम्पिटी, है ना, ये इस टाइप की डेफिनेशन आपकी होती है लिमिट पॉइंट की। तो यहाँ से देखिए अगर मैं 1/2 को इधर से माइनस भी कर दूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो हमेशा ये आपके पास क्या आएगी, इधर से माइनस कर दीजिए 1/2 को, है ना,
तो इधर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो आपके पास जो है ये नॉन एम्प्टी आएगा हमेशा। ऐसे ही 1/3 के कोरस्पॉन्डिंग आपको ओपन इंटरवल मिलेगा, 1/4 के कोरस्पॉन्डिंग भी आपको एक ओपन इंटरवल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1, 1/2, 1/3 अप टू सोन, ये सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट्स बनेंगे। देन दिस इम्प्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स, ओके। इसके पास बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन चेक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट एस इज 1 इनकरेक्ट, सेकंड इज 2, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में क्या है कि फाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में है इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स, ओके, ये बिल्कुल सही है कि द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट एस इज एन इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स, ओके, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, let a b c be distinct real numbers then the number of distinct real roots of the equation। हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है और जो ए बी सी है वो क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब एक चीज़ देखिए, आपके पास जो इक्वेशन है वो ओड डिग्री की इक्वेशन है ना। तो अगर ओड डिग्री की इक्वेशन है तो अपने पास रिजल्ट है कि एटलीस्ट 1 रियल रूट तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर आपके पास ओड डिग्री की इक्वेशन है या ओड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो रिजल्ट है कि आपके पास कम से कम एक रियल रूट तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 3 डिग्री की है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं और कम से कम एक रूट, है ना। तो अब देखिए, एफ ऑफ एक्स इज x माइनस ए क्यूब प्लस x माइनस बी क्यूब प्लस x माइनस सी क्यूब, ओके। तो अब आपके पास ये 3 डिग्री के है, विच इम्प्लाइज हैज़ एट मोस्ट 3 रूट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास कितने रूट्स हो सकते हैं, 3, और कम से कम कितने हो सकते हैं, एंड ऑल्सो एट लीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट 1 रियल रूट। और एटलीस्ट 1 रियल रूट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ओड डिग्री की इक्वेशन है ना। एंड अब देखिए, नाउ एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ क्या आएगा यहाँ से, 3x माइनस ए स्क्वेयर प्लस 3x माइनस बी स्क्वेयर प्लस 3x minus c square, okay। And now if two real roots exist, then derivative of f must be vanish at some points, must vanish एट सम पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है कि मस्ट बी वैनिश एट सम पॉइंट्स, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ है वो कुछ पॉइंट्स पे क्या होगा, 0 बनेगा। कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के लिए, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के लिए जो एफ डैश है वो 0 बनेगा। और यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या है, स्क्वेयर है, x माइनस ए स्क्वेयर है, x माइनस बी स्क्वेयर है। तो ये आपके पास क्या है, या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 बन सकता है ना। यानी कि x माइनस ए भी आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, x माइनस बी भी आपका 0 के इक्वल, x माइनस सी भी आपका 0 के इक्वल, तभी ये 0 बन सकता है ना। क्योंकि ये स्क्वेयर है, ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये जो वैल्यू आएगी आपके पास एफ डैश एक्स, ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो एफ डैश एक्स है ये 0 कब बनेगा, किस वैल्यूज के लिए ये 0 बन सकता है, कि जब दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू सी, है ना। जब आपके पास x a के इक्वल हो, यहाँ पे x आपका b के इक्वल हो, इधर x आपका अगर c के इक्वल हो, तब भी f डैश x 0 बनेगा। दैट इज x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो यहाँ से a और b और c ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए।
लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। लेकिन अगर हम ये बोलें कि इस फंक्शन के पास 2 रियल रूट्स हैं, इसका मतलब है कि ए बी सी ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स. This implies number of real roots. This implies number of real roots is 1. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 1 ही है. ओके, देन अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is consider the following subsets of R2 where A B in R. आपके पास A B C D E आपके पास 5 सेट्स गिवन है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑप्शन चेक कर लीजिए पहले, क्या हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज C एंड D आर कॉम्पैक्ट. ओके, चारों के चारों ऑप्शंस में हमें कॉम्पैक्ट फाइंड आउट करने हैं कि कौन से सेट इसमें से कॉम्पैक्ट हो गए. और रियल में कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पैक्ट क्या होता है, अगर कोई भी सेट क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पैक्ट है. ओके, तो हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई की कॉम्पैक्टनेस चेक करनी है कि इसमें से कौन से सेट कॉम्पैक्ट है और कौन से सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी कि हमें क्लोज्ड और बाउंडेड चेक करना है. तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ही सेट को देखूँ, देन सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स फॉर ऑल एक्स वाई इन R2 such that x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and a is not equal to b. तो देखिए आपके पास जो सेट a है उसमें सारी की सारी इक्वेशंस किसकी है, एलिप्स की. ठीक है, जो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन किसकी होती है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना. इक्वेशन ऑफ एलिप्स. अगर मैं यहाँ पे एलिप्स का फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप का होगा, है ना. अगर a ग्रेटर देन b है तो आपका जो एलिप्स है इस टाइप का बनेगा, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस. और अगर आपका जो a है लेस देन b है तो जो आपका एलिप्स है वो कहाँ पे बनेगा, अलोंग द वाई एक्सिस, है ना. ये अगर आपका a ग्रेटर देन b है देन दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इफ a इज लेस देन b देन द एलिप्स इज द अलोंग द वाई एक्सिस. ओके, तो अब देखिए आपके पास जो एलिप्स है ये क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है. इसका मतलब क्या है कि जो सेट है आपके पास a है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है. ओके, यानी कि जो सेट ए है उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो एक एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना. और जो एलिप्स है आपके पास वो क्या होता है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड. ठीक है, तो जो सेट ए है वो तो आपका कॉम्पैक्ट बन गया. अब सेकंड देखिए बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई इन R2 सच दैट एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1. यहाँ पे भी इसने जो इक्वेशन दी है वो दी तो इसने एलिप्स की है, एलिप्स की ही है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 1. अब ये लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि इसमें जो रीजन आएगा वो इनसाइड द एलिप्स आएगा. यानी कि ये देखिए जो मैंने यहाँ पे एलिप्स बनाया है, जो बी के लिए अगर मैं देखूँ तो इसने सिर्फ अंदर का ये पोर्शन ले लिया, है ना, यानी कि रीजन इनसाइड द एलिप्स. ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है. देन दिस इम्प्लाइज सेट बी इज ऑल्सो इन कॉम्पैक्ट सेट, है ना. तो जो बी सेट है वो भी आपके पास क्या बन गया, कॉम्पैक्ट. अब सी देखिए क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई इन R2 सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इसने एक लाइन की इक्वेशन दे दी है ना, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन. अब जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अब जो ये लाइन बनेगी ये तो आपकी बाउंडेड नहीं होती, है ना, विच इज नॉट बाउंडेड. और अगर ये बाउंडेड नहीं है इसका मतलब क्या है, नॉट कॉम्पैक्ट. ओके, एंड नाउ
सेट बी क्या है आपके पास, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई इन R2 सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्क्वेयर। अब आपके पास जो ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्क्वेयर, ये आपकी किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर आप पैराबोला का फिगर देखो तो किस टाइप का बनेगा, देखिए पैराबोला आपका कुछ इस टाइप का होता है ना। अब यहाँ से देखिए जो पैराबोला है ये भी आपका बाउंडेड नहीं है, विच इज नॉट बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड नहीं है, दिस इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, जो डी सेट है वो भी आपका कॉम्पैक्ट नहीं बना है ना, नॉट कॉम्पैक्ट। अब सेट ई देखिए, सेट ई में इसने क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई इन R2 सच दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो इसका जो फिगर है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये है ना। तो यहाँ से ये भी आपके पास बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ से देखिए सेट ए आपका कॉम्पैक्ट है, सेट बी आपका कॉम्पैक्ट है, सेट सी ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं है, एंड डी भी कॉम्पैक्ट नहीं है, ई भी आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है ना। तो अब ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सी एंड डी आर कॉम्पैक्ट, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज सी एंड डी आर नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, फर्स्ट में क्या है, ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट बट सी डी ई आर नॉट कॉम्पैक्ट, ये बिल्कुल सही है। जो ए बी और जो ए एंड बी सेट था आपके पास वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ए और बी सेट है उसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है ना। और जो एलिप्स है आपके पास वो क्या होता है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। एंड थर्ड ऑप्शन में क्या कहा कि ए बी एंड ई, ये ए बी तो ठीक था लेकिन इसने ई क्या बोल दिया, कॉम्पैक्ट, इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या कहा, ए बिल्कुल कॉम्पैक्ट है बट ई इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके।